हेलो फ्रेंड्स। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में आज हम इंडस्ट्री में यूज होने वाले इंडक्शन मोटर के नेम प्लेट रेटिंग के बारे में डिटेल में देखेंगे और उसके सारे कंपोनेंट्स को एक एक करके देखेंगे और उसका क्या सिग्निफिकेंस है। मोटर की जो नेम प्लेट रेटिंग होती है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है मोटर के कंस्ट्रक्शन और परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ज्यादातर जो मोटर्स होते हैं दोस्तों, वो दो इंडस्ट्रियल बॉडीज के स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। पहला है आईईसी यानी कि इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन, और दूसरी होती है नेमा यानी कि नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, नेमा। ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर मोटर है जिसकी जो नेम प्लेट रेटिंग यहाँ दी गई है, ये आईईसी के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है। जो देखिए यहाँ पर लिखा है आईईसी 60034। ठीक है, इसके स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। चलिए एक एक करके हम इसके सारे कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम मोटर की नेम प्लेट रेटिंग को सही से पढ़ना जानते हैं तो हमें आसानी होती है मोटर में फॉल्ट को पहचानने में। और अगर मोटर खराब हो गई है तो सही मोटर कौन सी होगी जिसको जो मोटर रिप्लेस करेगा उसके बारे में हम लोग इजिली पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका बहुत ही सिग्निफिकेंस है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग पहला देखते हैं जो लिखा हुआ है, उसमें येलो कलर में जो मार्किंग की गई है हम लोग डिटेल में लेते हैं। देखिए इसमें जो येलो कलर की यहाँ पर मार्किंग की गई है 3 लिखा गया है। इस तरह करके 3 लिखा गया है, इसका मतलब होता है कि 3 फेज, यानी कि जो इंडक्शन मोटर है वो 3 फेज इंडक्शन मोटर है। इसमें जो हम लोग इनपुट सप्लाई देंगे, जो स्टेटर के टीवी में जाएगा इनपुट सप्लाई, वो एक 3 फेज सप्लाई होगा। तो ये इसके बारे में 3 फेज बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कंपोनेंट को देखते हैं। नेक्स्ट जो यह कंपोनेंट लिखा गया दोस्तों, वी डैश डेल्टा स्लैश स्टार, इसका क्या मतलब है? वी से वोल्टेज अप्लाइड बताया गया है जो कि इस कॉलम में इधर है। और ये स्टार डेल्टा स्टार का मतलब है क्या कि जो स्टेटर है जिसमें हम लोग सप्लाई अप्लाई कर रहे हैं वो कैसा कनेक्टेड है, डेल्टा कनेक्टेड है या स्टार कनेक्टेड है। तो देखिए डेल्टा कनेक्टेड है, उसके बारे में यहां पर दिया गया डिटेल में। देखिए डेल्टा कनेक्टेड है तो कैसा है, देखिए होता क्या है कि मोटर को अगर टीबी को आप ओपन कीजिएगा तो उस टीवी के अंदर में किस तरह से रहता है, यहाँ पर हमारे पास 3 लीड्स रहती है, 3 जिसको बोल्ट्स रहते हैं उससे कनेक्टेड रहती है। ये जो 3 बोल्ट्स है इसमें जो वायरिंग होती है वो मोटर के अंदर जाती है। ठीक है, पहले तो अंदर जाती है और उसके बाद 3 बोल्ट्स यहाँ होते हैं, अगर आप ओपन कीजिएगा तो देखिएगा उसमें भी वाइंडिंग जो है मोटर के अंदर से आती है। ठीक है, उसके बाद बाहर से हम लोग इसमें 3 फेज सप्लाई अप्लाई करते हैं, जैसे कि RYB जो कलर कोडिंग होता है उसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर 3 बोल्ट्स होते हैं, इसके जो 3 लीड्स होते हैं उसको हम लोग अलग अलग नाम देते हैं। जैसे सब सपोज कि यहाँ U1 देते हैं, V1 देते हैं, W1 देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देते हैं हम लोग W2, U2 और V2। ठीक है, ठीक है, मैं एक बार और क्लियरली इसको ड्रॉ करता हूँ। डेल्टा कनेक्शन का की बात कर रहे हैं हम लोग, तो टीवी के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, W2, U2 और V2, और ये यहाँ पर होगा U1, ये V1, W1, और यहाँ पर हम लोग 3 फेज सप्लाई अप्लाई करते हैं। ठीक है, L1, L2, L3 यानी RYB। अब ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं, ये आपस में कनेक्टेड होता है, ये आपस में कनेक्टेड होता है। ठीक है, 3 स्ट्रिप से ये आपस में कनेक्टेड होता है और हम लोग जो सप्लाई देते हैं वो इस एंड को देते हैं। तो इस तरह से ये डेल्टा कनेक्टेड होता है। ठीक है, डेल्टा कनेक्टेड कैसे होता है, अगर हम इसका ड्राइंग ड्रॉ करें तो देखेंगे हम लोग कि ये है हमारा U है, U1 है, ये है हमारा V1 है, ये है हमारा W1 है। ठीक है, इस U1 से W2 कनेक्टेड रहता है, W2, और ये देखिए ये W2 और W1 W2 हुआ। सिमिलरली इसी तरह से यहाँ पर हमारा V1 से U2 कनेक्टेड रहता है, तो ये हमारा U2, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, और U1 से U2 कनेक्टेड है, और इसी तरह से फिर बचा यहाँ पर W1 से कनेक्टेड है V2, यानी कि ये V2, और ये यहाँ से कनेक्टेड है। तो इस तरह से डेल्टा कनेक्शन बनता है। ठीक है, तो V1 V2 के बीच में डेल्टा हो गया, U1 U2 के बीच में डेल्टा हो गया, और W1 W2 के बीच में डेल्टा हो गया। तो ये डेल्टा कनेक्शन इस तरह से बनता है। तो यहाँ पर हम लोग RYB तीनों फेज अप्लाई करते हैं, तो ये होगा हमारा डेल्टा कनेक्शन जो इसमें दिखाया गया। ठीक है, सिमिलरली अब जो हमारा स्टार कनेक्शन है वो स्टार कनेक्शन यहाँ है। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि मोटर का जो टीवी है, स्टार कनेक्शन केस में क्या करते हैं, मोटर का जो टीवी है उसमें जो है हमारा W2
U2 और V2 ये आपस में शॉर्ट रहता है, ठीक है। और जो दूसरा ये होता है हमारा बोल्ट्स होता है, उसमें V1 U1 V1 और W1 ये हमारा RYB से कनेक्टेड होता है। किससे कनेक्टेड होता है? RY और B से कनेक्टेड होता है, ठीक है। ये आपस में शॉर्ट क्यों होता है दोस्तों? देखिए, तो स्टार कनेक्शन में क्या मान लीजिए कि 3 शॉर्ट क्यों करना पड़ता है? क्योंकि स्टार कनेक्शन आपको पता है कैसा होता है। देखिए, स्टार कनेक्शन ऐसे होता है ना। अगर आप स्टार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बेसिक आपने पढ़ा होगा तो ये स्टार कनेक्शन हो गया। तो स्टार कनेक्शन में अब क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा U2 V2 और ये W2 ये जो तीन है, ये तीनों आपस में यहाँ कनेक्टेड होता है, शॉर्टेड होता है, ठीक है। और जो दूसरा टर्मिनल होगा वो हो जाएगा यहाँ पर U1, यहाँ पर हो जाएगा U2 V1 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा W1, ठीक है। तो यहाँ पर U1 U2 W1 W2 और V1 V2, क्योंकि ये तीनों सिंस सॉर्टेड है तो तीनों सॉर्टेड उसको हम लोग इस तरह से शॉर्ट करते हैं, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली में ये तीनों आपस में इस तरह से सॉर्टेड है, ठीक है। और हम लोग L1 को हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं, L2 को यहाँ अप्लाई करते हैं और L3 को हम लोग सप्लाई वोल्टेज यहाँ अप्लाई करते हैं, ठीक है। इस तरह से एक स्टार कनेक्शन हो गया, ठीक है। ये डिनोट करता है इस स्टार कनेक्शन को, ठीक है। तो अभी देखिए, ये वोल्टेज है, इसमें क्या है, वोल्टेज का जो रेंज हम लोग लेते हैं +- 10% वोल्टेज लेते हैं। सपोज कीजिए कि 400 वोल्ट हम लोगों ने अप्लाई किया है, तो 390 से लेकर 410 वोल्ट तक परमिसिबल वोल्टेज वोल्टेज अलाउ होता है, ठीक है। उससे ज्यादा है उससे कम अलाउड नहीं होता है, ठीक है। तो इसका +- 10% बताता है, ठीक है। अभी देखिए, इस वोल्टेज के नीचे में दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे में दो वोल्टेज दिए रखी है, 380 660। इसका क्या मतलब है कि हम लोग अगर स्टार में 660 अप्लाई करें तो देखिए, स्टार कनेक्शन में क्या होता है कि वी फेज जो वोल्टेज होता है वो होता है V लाइन बाय √3। तो अगर हम लोग लाइन में दो लीड्स में यानी RY या YB में किसी में 660 का वोल्टेज अप्लाई करें तो वी फेज जो वोल्टेज आएगा वो क्या आएगा? 660 डिवाइडेड बाय √3। इसको आप निकालिएगा तो आएगा 380। तो वो जो हमारा डेल्टा कनेक्शन में वो वोल्टेज होगा 380, क्योंकि डेल्टा कनेक्शन में जो वी फेज होता है वही वी लाइन के बराबर होता है। तो यही वी लाइन हो जाएगा डेल्टा के केस में। तो इसका मतलब है कि अगर डेल्टा में 380 है तो स्टार में 660 है। उसी तरह से 400 करस्पॉन्डिंग में 690 है, इस तरह करके, ठीक है। तो ये है। तो और ये है 415 में अगर डेल्टा लिया तो हम लोग जनरली 415 का यूज करते हैं, है ना। तो 415 इसमें हम लोग वोल्टेज लेंगे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट अब देखते हैं। इसमें नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है? नेक्स्ट कंपोनेंट होता है S1 जो लिखा है, इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूटी साइकिल, ठीक है। तो ड्यूटी साइकिल क्या होता है दोस्तों? देखिए, ड्यूटी साइकिल टाइप ऑफ मोटर बताता है। देखिए, हमारा जो इंडस्ट्रियल सिस्टम होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, जो मोटर्स होते हैं, इंडक्शन मोटर्स होते हैं, उसके साथ जो लोड कनेक्टेड होते हैं, या तो वो बड़े इम्पेलर होते हैं या फैन होते हैं, ठीक है। या तो जो मोटर का जो कपलिंग होता है वो गियर बॉक्स से कनेक्टेड होता है, वो फिर एक कन्वेयर बेल्ट के शाफ्ट को ड्राइव करता है। तो ये सारे जो लोड होते हैं वो कांस्टेंट ड्राइव लोड होता है, यानी कि ये ऑलवेज रनिंग में होते हैं। मोटर एक बार चालू हो गया तो वो बहुत रेयरली फॉल्ट आने के कारण ही बंद होता है या इंटरलॉक के कारण बंद होता है, ठीक है। तो वो कंटिन्यूअस रनिंग मोटर होता है। तो S1 जो ड्यूटी है वो डिनोट करता है क्या कि मोटर का जो नेचर है वो कंटिन्यूअस रनिंग नेचर है, वो बीच में रुक के चलना इस तरह का नहीं है। जबकि इंडस्ट्री में और भी सारे बहुत जगह पर मोटर यूज होता है, जैसे कि क्रेन्स में सपोज यूज होता है। तो क्रेन के हॉइस्ट में जो स्लिंग होता है उसके साथ यूज होता है, मान लीजिए मोटर। तो ये जो हॉइस्ट का मोटर होता है वो कंटिन्यूअस टाइप नहीं होता है, एक बार चला फिर 20 मिनट्स के बाद बंद हो गया, फिर उसका यूज करते हैं, फिर चलता है, इस तरह करके वो यूज होता है। तो उसको हम लोग S1 साइकिल के अंदर नहीं लेंगे, उसकी जो रेटिंग होती है वो अलग साइकिल में आएगी। तो ये ड्यूटी S1 बताता है टाइप ऑफ मोटर की मोटर का रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। नेक्स्ट अब पॉइंट्स को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा IE3 91.2। ये बताता है हमारा इफिशियंसी कोड, ठीक है। क्या बताता है? ये हमारा बताता है इफिशियंसी कोड। तो इफिशियंसी कोड बताता है क्या होता है? देखिए, इफिशियंसी जो मोटर की होती है, इंडक्शन मोटर की, वो जो हमारा ट्रांसफार्मर से जो होती है वो कम होती है, ठीक है। क्यों होती है? क्योंकि रोटेशनल इक्विपमेंट है, ठीक है। तो उसकी जो इफिशियंसी है 90 के रेंज में होती है। और जो ट्रांसफार्मर की जो इफिशियंसी होती है वो 98% टू 99% होती है जनरली। तो उसकी इफिशियंसी हायर होती है क्योंकि वो स्टैटिक इक्विपमेंट है, इसमें रोटेशनल लॉसेस भी होता है और नो लोड करंट भी ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि एयर गैप होता है इसमें मोटर में, ठीक है। उसकी इफिशियंसी, तो इसकी जो इफिशियंसी होती है दोस्तों, उसका कोड का क्या मतलब है कि इसमें 4 टाइप की इफिशियंसी होती है, ठीक है, 4 लेवल्स पे। जैसे कि IE1 है, उसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। फिर होता है IE2, उसको हम लोग बोलेंगे हाई एफिशिएंसी।
फिर होता है हमारा IE3, उसको हम लोग बोलेंगे प्रीमियम इफिशियंसी, ठीक है। उसके बाद आता है IE4, इसको हम लोग बोलेंगे सुपर प्रीमियम इफिशियंसी, ठीक है। तो ये हमारा IE3 यानी कि प्रीमियम इफिशियंसी कैटेगरी में दिया गया, तो इसकी इफिशियंसी लिखी गई है 91.2%, यानी मोटर की जो इफिशियंसी है वो 91.2% है, ठीक है। चलिए आगे कंपोनेंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट इसमें कंपोनेंट है हमारा फ्रेम साइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोटर का जो फ्रेम साइज है वो मोटर का साइज बताता है। तो कोई भी नया मोटर का रिप्लेसमेंट अगर होता है पुराने मोटर से, तो तो जो नया वाला मोटर है उसका जो फ्रेम साइज है सेम होना चाहिए पुराने वाले फ्रेम साइज से, ठीक है। उसमें क्या डिनोट करता है, जैसे 132M-4 ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वन जो 132 है जो दोस्तों, ये जो मोटर है, तो मोटर में दो कंपोनेंट होता है, रोटर और स्टेटर। तो जो रोटर जो बाहर निकला होता है आउटपुट शाफ्ट जो कि लोड से कनेक्टेड होता है, तो मोटर का जो बेस होता है, ठीक है, मोटर का जो बेस होता है उस बेस से इस जो रोटर का जो शाफ्ट होता है उसका मिड पॉइंट, उसका कितना हाइट है, जो रोटर का शाफ्ट का जो मिड पॉइंट है उसका कितना हाइट है, ये हमारा बताता है फ्रेम साइज में। 132 क्या बताता है, हमारा रोटर का जो मिड पॉइंट है उसका जो हाइट है वो कितना है, वो फ्रेम साइज में बताता है, ठीक है। तो 132 इसमें क्या बताता है, फ्रेम साइज क्या है। एम जो होता है मीडियम साइज का मोटर है, ये बता रहा है, ठीक है। तो इससे हम लोग फ्रेम साइज से डिसाइड करते हैं, तो फ्रेम साइज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वो में होता है, जो 132 है इसमें में है। नेक्स्ट देखते हैं कंपोनेंट को। नेक्स्ट है हमारा IP55। IP55 दोस्तों, आईपी का क्या मतलब होता है, आईपी को हम लोग बोलते हैं इनग्रेस प्रोटेक्शन। क्या बोलते हैं, इनग्रेस प्रोटेक्शन। तो जिसमें जो दो जो लेटर है दोस्तों, जैसे IP55 है, इसमें दो है हमारे पास डिजिट है 55। तो ये जो 5 है वो हमारा डस्ट पार्टिकल से प्रोटेक्शन का लेवल है, और जो ये 5 है वो है हमारा वाटर से प्रोटेक्शन का लेवल है। तो डस्ट और वाटर, तो ये पहला डस्ट से, दूसरा वाटर से। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन सा ये इसमें है। देखिए जैसे कि 1 है वो बताता है आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट सॉलिड ऑब्जेक्ट्स ग्रेटर देन 50 mm से बताता है, जैसे कि एक हैंड का 50 mm का जो साइज बताया है उससे कंपेरिजन आप कर सकते हैं। दूसरा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट, जो 2 नंबर होता है, एक नंबर का तो ये हो गया, दूसरा जो नंबर है IP55 के, आईपी का जो 2 डिजिट है उसका पहला डिजिट ये बता रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मार्किंग दिया पहला डिजिट, ठीक है। तो और दूसरा क्या बताता है, एक फिंगर के साइज के अकॉर्डिंग, यानी 12.5 mm। तीसरा बताता है 2.5 mm, जो कि एक स्क्रू ड्राइवर के पॉइंट को बताता है। उसके बाद 1 mm का, जैसे कि वायर का बता रहा है। 5 बताता है डस्ट प्रोटेक्टेड लिमिटेड इनग्रेस ऑफ डस्ट विद इन द ऑपरेशन ऑफ इक्विपमेंट 2 to 8 आवर्स, ठीक है, एक लेवल बताता है ये। और डस्ट टाइट जो है 6 नंबर का, तो 2 to 8 आवर्स का डस्ट टाइट है और एक डस्ट प्रोटेक्टेड है। तो IP55 में फिर ये क्या हो जाएगा, डस्ट प्रोटेक्टेड 5 वाला साइज में आ जाएगा। IP65 जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया है तो उसमें 6 आ जाएगा, डस्ट टाइट में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला लेवल यानी सॉलिड का। दूसरा 5 जो है वो क्या बताएगा, वाटर से प्रोटेक्शन। तो नंबर 1 बताया प्रोटेक्शन अगेंस्ट वर्टिकली फॉलिंग ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिमिटेड इनग्रेस पर मीटर होता है इसमें। नंबर 2 बताता है प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वर्टिकल फॉलिंग ड्रॉप्स ऑफ वाटर विथ इंक्लोजर टाइटल अप टू 15 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। 15 डिग्री एंगल है उसका प्रोटेक्शन बता रहा है, जैसे कि वर्टिकल नहीं, 15 डिग्री एंगल का प्रोटेक्शन बता रहा है, इसमें वर्टिकल बता रहा है 1 का। 3 में बता रहा है स्प्रेज ऑफ वाटर, 60 डिग्री का एंगल है उसमें स्प्रे, तो 3 हो गया। 4 हो गया प्रोटेक्शन अगर वाटर स्प्लेश फ्रॉम द डायरेक्शन लिमिटेड इंग्रेस परमिटेड, लिमिटेड परमिटेड बता रहा है। 5 नंबर बता रहा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट जेट ऑफ वाटर, जेट ऑफ वाटर प्रोटेक्शन, तो ये मैक्सिमम यूज होता है। सिमिलरली उसी तरह से 6 का भी है, 7 का भी है, 8 का भी है। आप इस स्लाइड में देखिएगा, पॉज करके पढ़ लीजिएगा। तो जनरली IP55 में तो 5 में हमारा वाटर स्प्रे जेट से प्रोटेक्शन है, ठीक है। तो ये इनग्रेस प्रोटेक्शन का गाइड है दोस्तों, तो इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, पॉज करके। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारा इंसुलेशन क्लास F। तो इंसुलेशन क्लास क्या होता है दोस्तों, इंसुलेशन क्लास होता है कि जो मोटर की वाइंडिंग इंसुलेशन होती है वो कितना टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर सकती है, झेल सकती है। क्योंकि मोटर जब रनिंग होती है तो मोटर क्या होता है, हीटेड होती है। तो उसका इंसुलेशन क्लास होता है कि मोटर में अगर सपोज कीजिए कि 6 टाइप से स्टार्टिंग में करंट आया तो उसमें हीट जनरेट होता है एक्सेसिव, तो इस कितने हीट को वो बर्दाश्त कर सकता है, ये आपका इंसुलेशन क्लास बताता है, ठीक है। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्लास होता है दोस्तों। जैसे देखिए इसमें क्लास ए होता है, तो क्लास ए जो है वो 105 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को झेल सकता है। क्लास
बी है हमारा, क्लास बी 130 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। क्लास सी हमारा, क्लास एफ है हमारा, क्लास एफ है हमारा 155 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। क्लास एच है, तो क्लास एच है हमारा 180 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और क्लास ई है, क्लास ई कितना है, क्लास ई है हमारा 120 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप इसको देख लीजिए पॉज करके, एक एक करके है। एक बार फिर से मैं बताता हूँ, क्लास ए 105, क्लास बी 130, क्लास एफ जो है 155, क्लास एच 180 और क्लास ई जो है हमारा 120। तो डिपेंडिंग ऑन रेटिंग ऑफ द मोटर है, तो हमारा जो इसमें दिया हुआ है नेम प्लेट रेटिंग उसमें क्लास एफ है ये, ठीक है। तो इस तरह के डिफरेंट टेम्परेचर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंसुलेशन क्लास दी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें, नेक्स्ट है हमारा ये डेल्टा टी, यानी कि सपोज कीजिए कि हॉटस्पॉट बनता है, यानी कि मोटर के किसी किसी एक वाइंडिंग, जैसे स्टेटर है मान लीजिए, ठीक है। तो स्टेटर का जो वाइंडिंग होता है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इस तरह से। अगर आप इनसाइड पेरिफेरी देखिएगा तो वाइंडिंग्स डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो इसमें कहीं पर भी अगर हॉटस्पॉट है तो सडन राइज टेम्परेचर का कितना होगा वो डिनोट करता है डेल्टा टी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रीक्वेंसी। देखिए इंडिया में जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, 50 हर्ट्ज, और बाहर के देशों में हम लोग फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं 60 हर्ट्ज। तो हमारा 50 हर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी है उसके अकॉर्डिंग हमारा स्पीड अलग हो जाएगा। स्पीड हमारा सिंक्रोनस स्पीड क्या हो जाएगा, 120 एफ डिवाइडेड बाई पी नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है। और अगर 60 हर्ट्ज के अकॉर्डिंग में रखा जाए तो उसमें फिर स्पीड अलग हो जाएगी। तो हमारे पास दो कॉलम है देखिए स्पीड का, एक 50 हर्ट्ज का, एक 60 हर्ट्ज का। उसके अकॉर्डिंग किलोवाट रेटिंग और हमारा 50 हर्ट्ज में और 60 हर्ट्ज में किलोवाट रेटिंग वो अलग हो जाएगा, और जो हमारा स्पीड है वो भी अलग हो जाएगा, उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो जनरली इंडिया में हम लोग 50 हर्ट्ज का यूज करते हैं, तो हम लोग इसको कंसिडरेशन में करेंगे। तो ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वोल्टेज सप्लाई है जो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है वो ये बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसमें देखते हैं। नेक्स्ट है किलोवाट रेटिंग। तो देखिए 7.5 है, 50 हर्ट्ज के कॉरस्पॉन्डिंग में ये मोटर का आउटपुट बताता है, ठीक है। किलोवाट रेटिंग यानी मोटर का मैकेनिकल आउटपुट रेटिंग कितना है, 7.5 किलोवाट का आउटपुट रेटिंग जनरेट करेगा इसमें हम अगर सप्लाई अप्लाई करें तो, ठीक है। तो ये किलोवाट रेटिंग का है। 60 हर्ट्ज में किलोवाट रेटिंग क्या हो जाती है, वो ज्यादा हो जाती है, अलग हो जाती है, ठीक है। तो ये मोटर की आउटपुट रेटिंग है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा फुल लोड आरपीएम, ठीक है। ये जो दिखा रहा है मिनट इनवर्स, इसको हम लोग आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट बोल सकते हैं। ये अलग अलग बताता है। देखिए 1416, 1465 और 1470 ये 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे है। इसका मतलब है क्या कि एनएस जो मैंने आपको बताया था सिंक्रोनस मोटर का सिंक्रोनस स्पीड है 120/p होता है। तो 120 इंटू 50 हर्ट्ज पे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स, इसमें नंबर ऑफ पोल्स मेंशन नहीं है अभी। तो इसका मतलब है क्या, बहुत सारे मोटर्स के नेम प्लेट रेटिंग दोस्तों नंबर ऑफ पोल्स भी दिया है, तो इसमें नंबर ऑफ पोल्स नहीं है। तो हम लोग गेस करेंगे कि ये जो है 1460। देखिए इंडक्शन मोटर जो होता है वो ऑलवेज स्लिप स्पीड पे रोटेट करता है, यानी कि जो हमारा सिंक्रोनस स्पीड है उससे कम स्पीड पे रोटेट करता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये 1500 के जस्ट नीचे है। इसका मतलब है क्या कि ये जो स्पीड है वो 100 हमारी 1500 होनी चाहिए सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है, क्योंकि इससे नीचे स्लिप स्पीड पे रोटेट करता है। नंबर ऑफ पोल्स हम लोग निकालेंगे, तो इसमें आएगा नंबर ऑफ पोल्स, यानी कि ये जो मोटर है वो 4 पोल का मोटर है, ठीक है। इसमें लिखा नहीं है लेकिन ये 4 पोल का मोटर है, ठीक है। तो अब ये 4 पोल का मोटर है तो इसकी जो स्पीड है वो 1460 हो सकती है, 1465 हो सकती है, 1470 हो सकती है। ये डिपेंड करता है किससे, कि हमारे सप्लाई के अकॉर्डिंग जो उसमें वोल्टेज के करस्पॉन्डेंस में जो दिया हुआ है, आप इसको एरो बना के इसको लिख सकते हैं। तो ये तीनों स्पीड पे रोटेट कर सकती है, ठीक है। तो हमारे इसमें 1470 सपोज की हम लोग इसमें सपोज करते हैं, तो इसका हम लोग स्लिप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका हम लोग सिंक्रोनस स्पीड निकाल लिया है 1500 माइनस ये वैल्यू आएगा 1470 डिवाइडेड बाय 1500, यानी कि 30 डिवाइडेड बाय 1500, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 50, यानी कि 0.02। ये हमारी स्लिप हो गई इस स्पीड 1470 पे स्पीड पे। तो मिनट पर मिनट जो यूनिवर्स है ये हमारा स्पीड बताता है। अभी देखिए ये जो स्पीड है 60 हर्ट्ज पे अलग हो गया, क्यों, क्योंकि हमारा जो एनएस है वही अलग हो जाएगा। 120 इंटू 60 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स हमने निकाला था 4, यानी कि ये 7200 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि ये होगा 1800। तो इससे कम स्पीड है 1760 और 1765, कॉरस्पॉन्डिंगली 440 और 460 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग में, ठीक है, 440 या 460 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग में। तो ये इससे कम स्पीड में रोटेट करता है, तो इसका भी हम लोग स्लिप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो हमारा कॉलम है वो हमारा स्पीड डिनोट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग देखते हैं एम्पियर रेटिंग, ठीक है। तो ये जो एम्पियर रेटिंग क्या होती है, रेटेड ऑपरेटिंग करंट होता है, यानी कि मोटर को अगर 380 या 660 का या डेल्टा स्टार कनेक्शन में हम लोग वोल्टेज अप्लाई किया जाए, यानी 380 वोल्ट अगर अप्लाई किया जाए
तो इसमें जो करंट आएगा वो डेल्टा केस में 14.4 आएगा, स्टार केस में 8.29 आएगा, इसी तरह से 13.9 आएगा डेल्टा केस में, और 690 आएगा स्टार के केस में। ये 690 वोल्ट अगर स्टार के केस में डालेंगे तो करंट इसके केस में कम आएगा, है ना, क्योंकि पर फेज वोल्टेज कम हो जाता है तो स्टार के केस में करंट का वैल्यू वो कम हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग, अगर आप सुने होंगे आप लोगों ने, कि स्टार डेल्टा का यूज करते हैं हम लोग। स्टेटर में पहले स्टार सप्लाई अप्लाई करते हैं, फिर डेल्टा देते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग करंट कम चाहिए रहता है, तो स्टार में करंट कम मिलता है तो उसका रेटिंग कम दिया हुआ है ना। कॉरस्पॉन्डिंगली आपको 415 वोल्ट में, 440 में, 460 में रेटेड एम्पियर करंट है, यानी मोटर का जो करंट है वो इतना ही होना चाहिए, ठीक है। इतना हम लोग चाहेंगे कि मोटर का जो करंट है वो इतना आना चाहिए, रेटेड करंट इतना आना चाहिए। तो ये नेम प्लेट रेट की रेटिंग के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। जो मोटर का जो नेम प्लेट रेटिंग होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसमें ओवरलोड का जो सेटिंग है, ओवरलोड रिले में ओवरलोड का सेटिंग हम लोग करते हैं उसमें, ठीक है। फुल लोड करंट जितना होता है उसका एक सर्टेन परसेंटेज, यानी कि 85% टू 90%, या किसी केस में 80% हम लोग ओवरलोड की सेटिंग रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रेटेड मोटर का रेटिंग हो गया, यानी रेटेड करंट हो गया, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग ओवरलोड सेटिंग रखते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है इसमें। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा पावर फैक्टर। पावर फैक्टर हमारा वोल्टेज लेवल पे अलग अलग है, 0.87, 0.85, 0.84, इस तरह करके पावर फैक्टर होता है। तो पावर फैक्टर क्या होता है दोस्तों, जो पावर फैक्टर होता है तो P इक्वल टू वी आई इंटू कॉस फाइव होता है। तो इसका मतलब है जो कॉस फाइव पावर फैक्टर होता है वो होता है P डिवाइड बाई वी आई, यानी कि हमारा रियल पावर डिवाइडेड बाय अपरेंट पावर, ठीक है। इसका जो रेशियो होता है वो होता है पावर फैक्टर। तो वो वैरी करता है अलग अलग वोल्टेज लेवल पे, उसका रेटिंग अलग अलग दिया है, यानी 0.87, 0.85, इस तरह करके। देखिए दोस्तों, जो पावर फैक्टर इंडक्शन मोटर केस में होता है वो ट्रांसफार्मर के मुकाबले कम होता है। मैंने आपको बताया क्यों होता है कम, क्योंकि दो फैक्टर होता है। एक फैक्टर होता है कि रोटेशनल लॉसेज होता है इंडक्शन मोटर में। दूसरा फैक्टर होता है कि हमारा जो नो लोड करंट होता है, आई नॉट करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट, वो जो इंडक्शन मोटर के केस में होता है वो अप्रोक्सीमेटली 30% होता है, लेकिन जो आई नॉट हमारा ट्रांसफार्मर के केस में होता है वो जनरली होता है 6%, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें एयर गैप होता है जिसमें कि रोटर रोटेट करता है, तो मैग्नेटाइजिंग करंट एयर गैप से पास होने में ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा, तो इसलिए मैग्नेटाइजिंग करंट का वैल्यू ज्यादा होता है। तो उसी के लिए होता है पावर फैक्टर का वैल्यू भी कम होता है। अगर आप टिपिकल इंडक्शन मोटर के केस में पावर फैक्टर को देखा जाए तो टिपिकली 0.85 होता है, लेकिन यही आप ट्रांसफार्मर के केस में पावर फैक्टर देखिएगा तो जनरली ये 0.96 होता है, ठीक है। तो यही इसमें डिफरेंस होता है। तो ये पावर फैक्टर यहाँ पर बताया गया है कि डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज लेवल पे और डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे पावर फैक्टर क्या होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट नेक्स्ट कंपोनेंट हम लोग देखते हैं इसमें। नेक्स्ट कंपोनेंट है एम्बिएंट टेम्परेचर। ये जो एम्बिएंट टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बताता है कि मोटर का जो एम्बिएंट टेम्परेचर होना चाहिए 40 डिग्री, यानी मोटर का जो टेम्परेचर इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करने देना चाहिए, ठीक है। इसी रेंज में रहना चाहिए, 40 के करीब रहना चाहिए, तो तभी मोटर अपना प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा और उसकी इफिशियंसी एक प्रॉपर लेवल पे बनी रहेगी। इससे ज्यादा होने से इफिशियंसी भी कम हो जाएगी, लॉसेस भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये एम्बिएंट टेम्परेचर बताता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा SF, यानी कि सर्विस फैक्टर। देखिए सर्विस फैक्टर इसमें दिया है SF यानी कि 1.0। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है क्या कि मोटर का जो रेटेड लोड है वो हमारा 100% होना चाहिए, यानी कि अगर हम लोग इसमें देखें 7.5 किलोवाट का रेटेड आउटपुट है तो हम लोग उसको 7.5 किलोवाट पे ही ऑपरेट करना है। ये हमारा सर्विस फैक्टर है। अगर ये सर्विस फैक्टर कहीं पर 1.15% देता तो इसका मतलब है कि जो रेटिंग है उससे 15% ज्यादा हम लोग मोटर को ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली सर्विस फैक्टर 1 दिया हुआ है इसमें, तो इसी रेशियो में वो रहता है। तो ये डिनोट करता है कि कितने फैक्टर से हम लोग आउटपुट को ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट हम लोग इसमें देखते हैं। नेक्स्ट है अल्टीट्यूड। ALT मतलब होता है अल्टीट्यूड। ये लिखा है 1000 यूनिट, देखिएगा आप, M से होता है मीटर, A यानी कि अबव सी लेवल, SL यानी सी लेवल, यानी कि एक जो पर्टिकुलर मोटर है उसको हम लोग अगर हाइट पे माउंट करते हैं तो 1000 जो है 1000 मीटर सी लेवल के अबव रहने पे ये मोटर जो है अपना ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएगा। अगर इससे ज्यादा ऊपर में रहा तो वो कोल्ड कंडीशन में रहेगा, उससे नीचे रहेगा तो वो हॉट कंडीशन में रहेगा। तो उसका जो हमारा एल्टीट्यूड रेंज है वो बताया है कि इस पे वो ऑप्टिममली ऑपरेट होता है, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट कंपोनेंट देखते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा, ये जो दिया है वेट, यानी कि 78 kg, यानी मोटर का जो टोटल ग्रॉस वेट है वो 78 kg है। ये डिनोट करता है 78 kg, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसमें। ये नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर नंबर। ये क्या नंबर है,
जो नेक्स्ट हमारा उसका मॉडल नंबर है, ठीक है। तो ये इसका मॉडल नंबर है, यानी कि मोटर का हर एक का अपना एक मॉडल नंबर होता है। तो ये एक मॉडल नंबर है मोटर का। तो ये मॉडल नंबर उसके टाइप को डिनोट करता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस कॉलम में आपको दो कंपोनेंट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये जो एरो है 6308ZZ, ये है हमारा मोटर का ड्राइव एंड का बियरिंग नंबर। क्या है? ड्राइव एंड का बियरिंग नंबर, यानी कि उसमें जो बियरिंग लगी रहती है, बॉल बियरिंग या हमारा सिलेंड्रिकल बियरिंग है, उसका जो नंबर है वो दिया हुआ है। इसलिए इसका डिनोट जो ड्राइव साइड में दिया हुआ है, देखिए ड्राइव का शाफ्ट के साइड में दिया है। एनडी साइड में फैन कवर दिखाया गया, उसमें ये बियरिंग यूज होती है, वो है हमारा एनडी बियरिंग, ठीक है। वो क्या है? हमारा एनडी बियरिंग। जैसे कि मोटर होती है, उसका दो साइड होती है, ठीक है। एक होती है जो ड्राइव को शाफ्ट करती है, और एक फैन कवर होती है जो उसको कूल करती है, ठीक है। तो ड्राइव साइड में जो बियरिंग होती है उसको हम लोग ड्राइव एंड बियरिंग बोलते हैं जनरली, और नॉन ड्राइव एंड साइड में जो बियरिंग होती है उसको हम लोग एनडी बियरिंग बोलते हैं। तो इसमें जो 6308ZZ है, ये हमारा बता रहा है ड्राइव एंड साइड का बियरिंग, और 6207ZZ है, वो हमारा बता रहा है नॉन ड्राइव एंड साइड का बियरिंग नंबर है। तो इस नंबर का बियरिंग हम लोग इसमें यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए, आज हम लोगों ने डिस्कस किया मोटर के डिटेल के बारे में कि उसमें क्या क्या फैक्टर होता है, उसका हम लोग यूज कैसे करते हैं नए मोटर को रिप्लेस करने के लिए, और दूसरा है कि उसमें फॉल्ट एनालिसिस करने के लिए कि फॉल्ट एनालिसिस के टाइम पे क्या होता है, रेटेड करंट जो होता है उसका हम लोग वैल्यू कैसे मैच करते हैं ओवरलोड करंट से, ठीक है। और फेज अनबैलेंसिंग के केस में हम लोग कैसे फॉल्ट को पता करते हैं, तीनों फेज में अनबैलेंस हुआ है तो कैसे हम लोग करते हैं। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट फॉल्ट टाइप का एनालिसिस होता है दोस्तों, जिसमें हम लोग मेगर का यूज करते हैं, बैलेंस रेजिस्टेंस, इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करने के लिए हम लोग मल्टीमीटर का यूज करते हैं। किस तरह से यूज करते हैं उसका बैलेंस रेजिस्टेंस चेक करने के लिए। तो इस तरह का हम लोग फॉल्ट एनालिसिस करते हैं मोटर के अंदर पे, ठीक है। तो वीडियो में आज बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए आए तो चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में आपको देता रहूं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।